बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल का लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे, जो लेक्चर नंबर 4 पर जहाँ से हमने लेक्चर नंबर 4 अपना स्टॉप किया था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 5 आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूज़ ऑफ बेसिक फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। तो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, लातादाद फंक्शन हैं। इसमें आपके फाइनेंशियल फंक्शंस भी हैं, स्टैटिकल फंक्शंस भी हैं, इसमें इसमें आपके टेक्स्ट फंक्शन भी हैं, लॉजिकल फंक्शंस भी हैं। इसमें लातादाद फंक्शन हैं। आप फंक्शंस को देख सकते हैं इसमें कि कितने सारे फंक्शन हैं, कितने एरियाज़ के फंक्शन हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर हम बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो बेसिकली व्यूवर्स ये देखा जाए कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन ऐसा होता है कि आप एक सलाहियत होती है, एक आपको उस फंक्शन आपको जो फैसिलिटेट करता है, वो क्या फैसिलिटेट करता है कि किसी काम को वो आपके जो आप चाहते हैं, तो जब फंक्शन को आप अप्लाई करते हैं वो फंक्शन उसकी आउटपुट आपको दे देता है बगैर आपको कैलकुलेशन में डाले हुए। यानी वो जो रूटीन होती हैं, कैलकुलेशन जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, रूटीन होती हैं, वो उसके अंदर स्टोर होती हैं। तो आप क्या करते हैं, जब उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फंक्शन आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डायरेक्ट आउटपुट दे देता है। आपको उन सब चीज़ों में उलझना नहीं पड़ता। कि जैसे कि हम एवरेज का एक फंक्शन अगर लें, तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो हम 5 वैल्यूज़ अगर हमारे पास है तो पहले हमको 5 वैल्यूज़ को प्लस करना होगा, और 5 वैल्यू को प्लस करके डिवाइड करेंगे 5 से। यानी जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे, जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगे, उन सबको प्लस करेंगे और प्लस करके उसको सम निकालेंगे एंड देन डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो यही काम फंक्शन आपको वन गो में कर देता है। आप सिर्फ फंक्शन यूज़ करते हैं और वैल्यू की रेंज देते हैं, वो आपको खुद ब खुद आंसर दे देता है। आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी सी एक फंक्शन की आपको डेफिनेशन है कि फंक्शन इज एबिलिटी, फंक्शन इज़ मेक योर आंसर सिंपल। यानी आपके जो आंसर्स होते हैं उनको सिंपल वे में आप गेट कर सकते हैं। अब फंक्शन में होते कौन कौन से फंक्शन हैं, अगर हम उनको देखें तो ये देखें, आपके पास एक्सेल के फार्मूले में जब जाएंगे तो ये आपके फंक्शंस दिए हुए हैं। ये देखें, ये आपको फंक्शंस की डेफिनेशन देता है। वर्क विद द फार्मूला इन द करंट सेल, यू कैन easily pick functions to use and get help on how to fill out the input values। ठीक, अब ये फंक्शंस जब हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें ये फंक्शंस हमारे पास आ गए इंसर्ट फंक्शन लिस्ट में। इसमें आपको इस वक्त जो दे रहा है वो आपको दे रहा है मोस्ट रिसेंट फंक्शंस। जो मोस्ट रिसेंट फंक्शन जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें सम का फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, इफ फंक्शन है, हाइपर लिंक है, काउंट है, मैक्स है, मिन है। तो इसी तरीके से आपके सम इफ़ है। ये वो फंक्शन है जो आपके रूटीन में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि जी फंक्शंस हमारे पास हैं कितने टाइप के, तो एक तो इन्होंने सेगमेंटाइज करके आपको दिया हुआ है। ये देखिए एक्सेल के फंक्शंस दिए हुए सारे, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। इसमें एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन हैं, लॉजिकल फंक्शन हैं, टेक्स्ट फंक्शन हैं, डेट एंड टाइम के फंक्शन हैं, लुकअप फंक्शन हैं, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन हैं और मोर फंक्शन हैं। ये इन्होंने सेगमेंट्स बना दिए हैं, जिन सेगमेंट्स में आप अपने फंक्शंस को तलाश कर सकते हैं। अब आप अगर हम चाहते हैं कि ऑल फंक्शंस, तो देखें ये भी यहाँ पे भी डिटेल दी हुई है। फाइनेंशियल फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, लुकअप फंक्शंस आपके हैं, डेटाबेस फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है और इन्फॉर्मेशन फंक्शन और इंजीनियरिंग के भी फंक्शन हैं और क्यूब फंक्शन हैं और दूसरे फंक्शन भी आपको इसमें दिए हुए सारे। ठीक है जी। तो आपके ये सारे फंक्शंस वो फंक्शन हैं जिनको आप, जिन कैटेगरीज़ को आप यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम जाएँ डेट एंड टाइम के फंक्शन में जाएँ, तो डेट एंड टाइम के फंक्शन में देखें ये दिया हुआ डेट वैल्यूज़, डेज 360, ई डेट, ई मंथ, इन सब का अपना अपना काम है। देखें डेट एंड टाइम के कितने सारे फंक्शन हैं। इसमें सेकंड भी है, टाइम के अंदर आवर्स भी है, मिनट भी है, ये सब वीक डेज़ भी हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, इनको भी हम इंशाल्लाह ताला एडवांस एक्सेल में जब पढ़ेंगे तो उनकी भी हम एक्सरसाइज सारे फंक्शंस की करेंगे जो कि आपके बिज़नेस एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं। क्योंकि जब आप किसी बिज़नेस में होते हैं तो उसमें डेट्स बड़ी काउंट हो रही होती हैं। उसमें आप अगर आप किसी बिज़नेस में तो डेट ऑफ प्रोडक्शन की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, डेट ऑफ एक्सपायरी है, तो उससे आप कोई पता चलता है कि जी
हम चेक लगा सकते हैं कि जी जो चीज़ें जो स्टॉक हमारे पास एक्सपायर होने वाला है वो हमें पहले से पता लग गया 1 महीना पहले। तो आप देखा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कि अमूमन सेल लग जाती हैं जब वो एक्सपायरी के करीब चीज़ें होती हैं। तो उनके पास जो स्टॉक में माल होता है तो उनको उनका डेटाबेस से उनको पता लगता है कि जी अब हमारी एक्सपायरी में 1 महीना रह गया है, 2 महीने रह गए हैं, तो उसको वो फौरी तौर पर सेल कर देते हैं। बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र लगा देते हैं, या वन बाय गेट वन फ्री की ऑफ़र लगा देते हैं, आप देखते हैं। तो ये बेसिकली अगर हमें वो स्टॉक में पड़ा रहे, हमें पता नहीं चले कि कब वो एक्सपायर होने वाला है, हमारी डेटाबेस हमें ना बता सके, तो फिर क्या हो जाता है कि फिर वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है, फिर डेफिनेटली हमें इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो ये जो आपके फंक्शन है, डेट एंड टाइम के फंक्शन, इस तरह से आपके स्टैट्स के फंक्शन दिए हुए देखें, सारे एवरेज है, एवरेज ए है, एवरेज इफ़ है, ये सारे स्टैट्स के जो लोग स्टैट्स पढ़ते हैं उनको ये सारा सब पता है कि जी इस अकाउंट है, अकाउंट ब्लैंक है। तो ये स्टैट्स के सारे फंक्शन हैं, ठीक है। सम का फंक्शन भी स्टैट्स में आता है। देखें स्टैट्स में कितने सारे फंक्शन हैं, हमारे एनालिसिस के लिए ये स्टैट्स आपके फंक्शन यूज़ होते हैं। तो व्यूवर्स इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी हम उनकी डिटेल में भी जाएंगे। टेक्स्ट के फंक्शन भी हैं, देखें कॉनकैटिनेट है, ये फंक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आपको 2 टेक्स्ट वैल्यूज़ को आपस में या 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को आपस में मर्ज करना हो, मिलाना हो, ठीक है। जैसे नेम एंड फादर्स नेम को चाहते हैं एक कॉलम में लिख दें, तो फिर उस सूरत में आप कॉनकैटिनेट करते हैं। एग्जैक्ट 2 कॉलम्स की वैल्यू को चेक करता है कि आया जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो ये अगर हमारे पास यानी हम 2 लोगों से काम करवाते हैं और जो आंसर हमें आ रहा होता है वो 2 लोग हमें बना के देते हैं, फिर हम दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों अगर वैल्यूज़ कंपेयर कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वो आंसर सही है। कहीं पर अगर कंपेरिजन डिफरेंट है तो उसका मतलब है उस जगह को फिर हम यानी देखते हैं, चेक करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ पर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिन पे ये एग्जैक्ट फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो ये चंद फंक्शंस आपको मैंने इसकी फंक्शन की ब्रीफिंग दी। अब हम चले जाते हैं अपनी शीट पर जिन पे हम बेसिक फंक्शन अपने अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास देखें वही शीट है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा कॉर्नर में जाता हूँ ताकि आपको ज़रा स्क्रीन नज़र आ सके सारा। ये देखिए, अच्छा जी, तो हम चले गए कॉर्नर पे। अब आपको हम ये दिखाते हैं अपनी शीट। ये आपकी वर्कशीट है जो आपने लास्ट टाइम डेवलप की थी, ठीक है, और ये आपकी शीट है। अब इस पर हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करते हैं और इन वैल्यूज़ के साथ हम आपको फंक्शन समझाने की कोशिश करते हैं कि फंक्शंस आपके काम कैसे करते हैं। फंक्शंस को आप यहाँ से भी गेट कर सकते हैं, जहाँ fx लिखा होता है यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वही फंक्शन की लिस्ट आपके पास खुल जाएगी। आपकी मर्ज़ी, आप डेटा मेन्यू में जाके खोलें, सॉरी फार्मूला बार में जाके खोलें, फार्मूला में जाके खोलें, फार्मूला के मेन्यू में जाके खोलें, या फिर आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। जैसे हम ऑल फंक्शन कर देंगे तो A to Z सारे फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे जिसमें सारे मिक्स होंगे, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि हम सेगमेंटाइज कर लें कि जी ताकि हमें पता हो फाइनेंशियल फंक्शन कौन से हैं और फंक्शन आपके स्टैटिकल फंक्शन कौन से हैं, जनरल फंक्शन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब हमारे फंक्शंस और इस डेटा पे हम अप्लाई करेंगे फंक्शंस, ठीक है। तो अब देखें इस पे मैं यूज़ करता हूँ। हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शन हैं उन फंक्शंस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन हमारे आते हैं। इसको मैंने पहले से ये आपके ऐड किए हुए फंक्शन इसके बाद, ताकि आप आसानी के साथ, हमारा टाइम भी थोड़ा सा बचे और आप इसको देख भी सकें। तो ये मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये आपके डेफिनेशंस फंक्शंस की आ जाएं। यहाँ हमने इसको रखा हुआ है और ये आपके फंक्शन थे, ठीक। तो इसको एक और ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको बात ये रहे। देखें ये फंक्शन थे सारे जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये देखें, और ये आपके पास ऑलरेडी एक आंसर निकला हुआ है। ये कैसे निकला ये मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है, ये मैक्स फंक्शन, ये मैंने लिखा है यहाँ एक्चुअली आपके समझने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अब ये कहेंगे जी ये तो फंक्शन आपने लिख दिया तो आप जो है वो अब ये काम करेगा, ये नहीं, ये हेडिंग है। फंक्शन एक्चुअली यहाँ अप्लाई हो रहा है। मैंने यहाँ सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि इस जगह के पर, यानी इस सेल पे मैं मैक्स फंक्शन इस्तेमाल करूँ। तो फंक्शन मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी है कि ये मैक्स फंक्शन है, ठीक है। अब उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखें ये चंद फंक्शन है आपके पास। जैसे आपके पास फंक्शन एक सम भी फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं सम आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, अगर मैं सम को भी यूज़ करना चाहूँ तो सम को भी आप रख सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक सम भी आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
आप देखें यहाँ पर हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये मैं अभी इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहे कैसे अप्लाई होती है। सम तो हम कहते हैं इक्वल टू क्या लिखते हैं इक्वल टू सम। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है रेड कलर में आ रहा है, ये ले, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वल टू। हर फंक्शन मैंने आपको बताया कि कैसे इस्तेमाल होगा, आपका इस्तेमाल होगा थ्रू, आप जब यूज़ करेंगे फंक्शन को तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। तो इक्वल टू, हर फंक्शन इक्वेशन जब भी स्टार्ट होती है तो किससे होती है, इक्वल टू से। तो आप लिखते हैं इक्वल टू के बाद आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सम। आप इसको स्मॉल लेटर में लिखें, कैपिटल में लिखें, केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखें, जैसे आपने सम लिखा तो सम के सारे फंक्शन आ गए। ये बेसिक फंक्शन है सम, ठीक है। और ये क्या करता है, वैल्यूज़ को अरेंज को सम कर देता है। ऊपर भी हमने टोटल निकाला था, उसमें भी हमने सम किया था। तो एक है सम इफ़ है, एक सम इफ्स है, एक सम प्रोडक्ट है, एक और भी फंक्शन है सम SQ, ठीक है जी, सम स्क्वायर रूट, फिर एक तरह से सम x2 y और y2 फंक्शन है। इस तरह से ये स्टैट्स के सारे फंक्शन है। ये स्टैट्स के लोग जो स्टैट्स पढ़ी होती है उनको वाज़ेह तौर पर ये इन सब के बारे में पता होता है। तो अभी हम सम के अंदर सिंपल सम फंक्शन यूज़ करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब सम में क्या करता है कि जी सम करें, अगर मैं वैल्यू का सम करूं, अगर मैं चाहूँ इसका सम करूं, तो मैं देखिए इसका ब्लॉक बना देता हूं, और ब्लॉक बना के जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं, एंड लास्ट वाला ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हैं तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लगाते तो ये देखिए, ये आपने लगाया और एंटर किया तो देखें वैल्यू का सम आ गया, कितना आ गया, 457, ये इनका सम आया है। अगर मैं इसमें से कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट्स से कि मैंने 45 कर दिया, देखिए सम का आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जहाँ पर भी ये सम यानी जहाँ पर भी ये वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी वहाँ आंसर चेंज होगा। अच्छा, यहाँ देखिए 457 आंसर आ गया। कैसे आया, हमने सम का फंक्शन यूज़ किया और हमने क्या दिया, रेंज में हमने ये रेंज दे दी, तो उसने क्या किया, हमारा सम निकाल दिया, सही। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको मैं लकी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं मैक्स फंक्शन यूज़ करता हूँ। मैक्स फंक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी हाईएस्ट वैल्यू निकालना। तो इसको मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, MAXIMUM नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको MAX ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको जब भी यूज़ कीजिएगा कैसे यूज़ करेंगे, MAX, मैक्स ऑफ। हम कहते हैं इसमें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपके नज़र में देखा कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू, 90 सबसे हाईएस्ट वैल्यू, कोई बात नहीं। आप इसको ब्लॉक बनाएं। अब ब्लॉक बन गया, ये कहता है मैक्स ऑफ, क्या लिखता है, E6 से लेके और आपका E13 तक, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि जी कितनी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखें आपको क्या दे रहा है, 92 आपका आंसर दे रहा है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, इस वक्त 92 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक। तो मैक्स फंक्शन ने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू निकाल दी। अगर फर्ज करें कि इस हाईएस्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, या मैं 65 कर देता हूँ, अब हाईएस्ट कौन सी है, ये देखें 92 निकाला था, अब हाईएस्ट कौन सी अगर देखें हम, तो हाईएस्ट क्या है, 76 आ गई, देखें वैल्यू ये रही 76। तो ये हमारी मर्ज़ी पर होता है कि हम किस तरीके से, जब हम इसमें वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ वैल्यू 90, तो देखें हाईएस्ट कौन सी आ गई, 90 वैल्यू। अगर इनका सम भी डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक। तो ये मैक्स क्या करता है, हाईएस्ट वैल्यू निकालता है। अगर मिन निकालेंगे तो मिनिमम क्या करता है, इक्वल्स टू MIN, मिन क्या करता है, लोएस्ट वैल्यू आपको देगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये देखें मैंने इसको ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बना के मैं यहाँ तक ले आया, तो अब ये मिनिमम क्या वैल्यू दे रहा है, अब आपकी नज़र में कौन सी सबसे छोटी वैल्यू, 10। तो देखिए 10 दे रहा है। अगर 10 से भी कोई नंबर, कोई छोटी वैल्यू होती, लेट्स से कि मैं इस 10 को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 40, तो अब कौन सी सबसे पहले छोटी वैल्यू आ गई, अब 20 सबसे छोटी वैल्यू है, ये देखें इसमें। तो ये खुद ब खुद आपको देखा मैक्सिमम वैल्यू 90 है, मिनिमम वैल्यू आपकी 20 है। इससे हमें ये भी पता लगता है, यानी ये फंक्शन बेसिकली हमें ये भी बताते हैं कि आज हमारी, अगर हम सेल्स की टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि आज हमारी मैक्सिमम सेल कितनी हुई है और मिनिमम कितनी हुई। तो उससे हमें पता लगता है कि कंपनी हमारी किस लेवल पर काम कर रही है। अगर मैक्सिमम 90 हुई है दैट इज़ गुड, लेकिन मिनिमम जो है वो 20 है, तो हम कहेंगे 20 तो बहुत लोएस्ट है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम हमारी 90 सेल हुई है तो मिनिमम हमारी 50s में होनी चाहिए, यानी इससे नीचे पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो कंपनी अपनी फिर पॉलिसीज़ बनाती है, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि आज डेली के रूटीन में अगर आप अपनी यानी मैक्स और मिन को यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेल के ऊपर, तो आपको ये पता चलता रहता है कि हम कंपनी कहाँ खड़ी है इस वक्त। तो ये मैक्स और मिन फंक्शन जो है ये बेसिकली आपको बहुत सारी जगहों पर यूज़ होते हैं और डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया इसी में, इसके अलावा भी यूज़ होती हैं मैक्स और मिन, ठीक है। अच्छा,
अब अब देखें सवाल एक पैदा होता है कि जी मुझे हाईएस्ट नंबर तो मिल गया, ठीक है, अगर हाईएस्ट नंबर 92 है, मतलब 90 जो है वो 3 से 4 दफ़ा आया है, तो भी ये एक मैक्स वैल्यू हाईएस्ट 90 दिखाएगा। अगर 20 वैल्यू 1 से 3 दफ़ा रिकॉर्ड में आई है, यानी एक दफ़ा 20 आया फिर कहीं और 20 आया, तो ये बेसिकली फर्स्ट मतलब ये क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये उसी को बताएगा। ये नहीं बताएगा कि 3 दफ़ा, बल्कि आपको एक ही दफ़ा मिनिमम वैल्यू और एक ही सबसे बड़ी मैक्सिमम और सबसे छोटी वैल्यू आपको देगा। ठीक, अगर आप ये चाहते हैं कि जी आप ये निकालें कि जी हमारी शुरू की बेस्ट ऑफ 3 निकाल, ये बेस्ट ऑफ 5 निकालें, ठीक है जी, बेस्ट 5 हमारी सेल कौन सी टॉप, और लोएस्ट जो है वो रेंज हमारी 5 कौन सी है, ठीक है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अलग फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा भी फंक्शन बहुत सारे हैं जिनको आप एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। फिर एवरेज फंक्शन है। अब इस एवरेज फंक्शन में देखें कि एवरेज फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, हमने इस एवरेज फंक्शन के अंदर एवरेज निकाला है। एवरेज कैसे निकलता है, इक्वल्स टू, और आपने क्या किया, लिखा एवरेज, AVERAGE, एवरेज स्पेलिंग से लिखिएगा और पूरी लिखिएगा स्पेलिंग से, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाज़ जगहों पर बाज़ लैंग्वेजेस के अंदर AVG फंक्शन यूज़ होता है, AVG, तो तकरीबन सारे काम वही एवरेज करता है, लेकिन क्या है, सिर्फ थोड़ा सा उसकी सिंटैक्स का फ़र्क होता है, कहीं पर एवरेज लिखा हुआ है, कहीं पर AVG लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यानी लैंग्वेज के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको देखना होता है। तो एक्सेल के अंदर जो एवरेज फंक्शन है वो, अब मैं देखें इसका एवरेज निकालता हूँ, इसका एवरेज कितना निकलता है। ये तमाम वैल्यूज़ हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। इन 8 वैल्यूज़ को का सम होगा और डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो देखिए इसने निकाला 52.50। अब 52.50 इसने एडवांस निकाल दिया, जब कि भाई इसको इसने सबको सम किया और डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दिया। अब अगर यहाँ पर मैं इसको देखें कैलकुलेट करता हूँ, ये देखें मैं इसका सम निकालता हूँ, ये सम क्या निकला आपका, ये सम इसका क्या निकला, ये आपका सम आ गया। और मैं डिवाइड किससे करता हूँ, इसी जो आपका 4 क्या निकलेगा, 420 वैल्यू है ना, 420, अच्छा वैल्यू भी बड़ी अच्छी आई है 420, ये देखें। तो ये देखें जो वैल्यू आई है आपकी 420, यानी इसमें सम आया 420, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर 52.50 ही आ रहा है। यानी ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस फंक्शन को यूज़ जब आपने किया तो 1 गो में आपने लिखा एवरेज और आपने रेंज दी, तो इसने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया 52.50, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, पहले मैंने इसका सम निकाला और सम निकालने के बाद मैंने उसका सम जो है उसको मैंने डिवाइड किया किससे, 8 से, तो मेरे पास आंसर 52.50। तो ये वाला काम जो हमने अभी इस वक्त किया है, मैनुअली किया है, यानी जो स्टेप बाय स्टेप किया है, यही काम इस फंक्शन के अंदर स्टोर है। यही काम 1 गो के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। तो व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई कि जो जिन चीज़ों को मैंने 2 स्टेप में किया है, एवरेज फंक्शन ने उसको एक ही स्टेप में कर दिया और हमें हमारा आंसर दे दिया, ना हमें इसको डिवाइड करना पड़ा, ना हमें इसको प्लस करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन का फ़ायदा है। अब आइए काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन कहाँ यूज़ होता है, काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, नंबर्स काउंट करता है कि कितने नंबर्स हैं आपके, और ये हमेशा नंबर्स पे अप्लाई होता है। देखें इक्वल्स टू, और मैं लिखता हूँ काउंट, कि जी काउंट करके मुझे ये बताएं कि ये रिकॉर्ड कितने हैं, ये रिकॉर्ड कितने हैं। अगर मैं इसकी काउंटिंग करना चाहूँ तो ये रिकॉर्ड कितने, तो यहाँ से यहाँ तक मैं रेंज बनाऊँगा और काउंट पे लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो ये देखिए मुझे आंसर देगा 8 के 8 रिकॉर्ड हैं आपके, ठीक है। कितने रिकॉर्ड्स हैं, 8 रिकॉर्ड्स हैं आपके। और ये इन वैल्यूज़ को सम नहीं कर रहा, बल्कि इस वैल्यू को काउंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ आपके पास इस वक्त आई हुई हैं सामने, ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन आपको नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स काउंट करके देता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर। अब आप कहेंगे कि जी ये नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड जो आप काउंट कर रहे हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है। भाई रिकॉर्ड का फ़ायदा, काउंट करने का क्या फ़ायदा है, काउंट करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब तक आप काउंट नहीं करेंगे आप काम आगे कर ही नहीं सकते, ठीक है। पैसे भी आपको मिलते हैं तो आप काउंट करते हैं, फिर आप काउंटर छोड़ते हैं। तो अब हम काउंट को अगर देखें तो काउंट हमारे बिज़नेस एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जैसे कि सपोज़ करें कि आपके पास, हम बैंक में जाते हैं और मंथली हम अपना इलेक्ट्रिक बिल, अपना गैस का बिल और अपना जो है वो आपका जो गैस का, बिजली का और पानी का और टेलीफोन का बिल हम सबमिट करते हैं फ़ोन के आपके। तो अगर हम ले लेते हैं मिसाल, बैंक जो है वो, बैंक में जब जाते हैं उसको बिल देते हैं, कुछ आप लोग देते हैं कि बिजली के बिल सबमिट कर रहे हैं, कुछ लोग ये गैस के बिल सबमिट कर रहे हैं, कुछ लोग ये फ़ोन के, टेलीफोन के बिल सबमिट कर रहे हैं। तो एक्चुअली बैंकों का फ़ायदा होता है
बैंक को उस पर यानी अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट बैंक को कमीशन मिलता है, जो कि ₹8 पर बिल है सर्विस चार्जेस, ठीक है, आपके बिल में लगे होते हैं वो। यानी अगर आपका बिल 4000 का है तो 4008 रुपये आपको देने पड़ते हैं, ये ₹8 आपके सर्विस चार्जेस में कीमत में बैंक आपसे लेता है। अच्छा, अब बिल चाहे 10,000 का हो या बिल 1000 का हो, बैंक आपसे ₹8 ही लेगा सर्विस चार्जेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप सुबह से शाम तक वो बिल रिसीव कर रहे होते हैं, तो शाम में जब बैंक क्लोज होता है, काउंटर क्लोज होता है 5 बजे, तो वो बिल काउंट करते हैं और काउंट करके उनकी जो अमाउंट है वो अलग कैलकुलेट होती है और नंबर ऑफ़ बिल्स काउंट होते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बिल्स हमने रिसीव किए हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ़ बिल रिसीव किए होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने 100 बिल रिसीव किए हैं तो मल्टीप्लाई बाय ₹8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका जो है वो ₹800 ₹800 उनका कमीशन बन जाएगा, वो माइनस कर लेंगे उससे, ठीक है, सर्विस चार्जेस की मद में। तो काउंट यहाँ पे भी काम आता है कि अगर जितने बिल आपने रिसीव किए, अगर आप कंप्यूटर पे एक्सेल के ऊपर डेटा डाल रहे हैं, बिल रिसीव कर रहे हैं बिल्स का, तो आप फौरी तौर पर इस काउंट से काउंट कर सकते हैं कि आप कितने इस वक्त तक आपने कितने लोगों को सर्विसेज दे दी। तो जब आप ड्रैग करेंगे और काउंट करेंगे तो आपके पास बिल ये नंबर आ जाएगा कि जी आपने आज पूरे जो है वो लोगों को जो सर्विस दी, फ़र्ज़ करेंगे 100 लोगों को सर्विस दी, तो आप लिखेंगे कि 100 आपके पास आंसर आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 800 आपके पास ये ना डेटा आपके पास यानी आंसर आ जाएगा, वो आपका सर्विस चार्जेस की मद में है। तो काउंट जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको पता नहीं चल सकेगा कि अब यहाँ तो देखिए काउंटिंग में बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर आराम से काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा रिकॉर्ड्स हों और हमें पता ही ना हो 5 6 7 8 पेजेस के पर रिकॉर्ड है, तो उस वक्त फिर काउंट करने के लिए हमें काउंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी फ़र्ज़ करें कि मैं अगर नेम्स काउंट करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ फंक्शन लिखूँ काउंट और काउंट लिख के मैं कहता हूँ कि जी मुझे नेम बताइए कि ये नाम कितने हैं, ये देखें जब मैं काउंट करूँगा और एंटर करूँगा तो देखिए आंसर मेरे पास आता है 0। उसकी वजह क्या है कि जो काउंट फंक्शन है वो हमेशा नंबर्स पे चलता है, अल्फ़ाबेट्स पे नहीं चलता है। तो अगर आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों या आपके पास अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ हों, तो फिर आप यहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट ए का, यानी इस जगह पर आप ए और लगा देंगे। तो काउंट जो फंक्शन है ये आपका अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा पर काम करता है, ठीक है। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो देखें इसने आंसर आपको क्या दिया, इसने काउंट ए ने आपको आंसर दिया 8। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट काउंट करने हो तो काउंट ए करेंगे, अगर आपको नंबर काउंट करने हो तो आप काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये देखें ये वाला फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या मैं इसको नंबर पे अप्लाई कर सकता हूँ? सही सवाल पैदा होता है कि देखें, अब आप देखिए जब मैं इसको नंबर पे अप्लाई करूँगा और एंटर करूँगा तो वो भी इसका आंसर 8 आ रहा है। यानी जो चीज़ अल्फ़ाबेट पे अप्लाई हो रही है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक पे अप्लाई हो रही है, वो न्यूमेरिक पे भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप अमूमन इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं काउंट को हम नंबर पे अप्लाई करते हैं और काउंट ए को हम हमेशा अल्फ़ाबेटिक पे अप्लाई करते हैं। इसकी भी रीज़न है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा, अगर मैंने काउंट ए क्या करेगा, आप काउंट ए के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर अली का जो नाम था ये मैंने डिलीट कर दिया, तो देखें काउंट में आंसर क्या दे रहा है, काउंट ए के अंदर 7। यानी आप यहाँ देखें कि यहाँ पर कब इस्तेमाल करेंगे, जब जिस जगह पर ब्लैंक होगा उस जगह के ऊपर ये आपको आंसर नहीं देगा, यानी आपके जो अगर ब्लैंक होगा उसको काउंट नहीं करेगा। तो अभी इसने कितने में काउंट किया, 7 काउंट किया। हालांकि रिकॉर्ड 8 थे, लेकिन क्योंकि ये नेम के अंदर रोल नंबर 13 के ऊपर कोई डेटा नहीं था, इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया। उसने वो रिकॉर्ड काउंट किए जो फील्ड हैं, जिसमें डेटा मौजूद है। अगर इस जगह के ऊपर मैं अगर एक स्पेस बार से स्पेस ऐड कर देता हूँ तो ये आपका, ये देखें इसने इसको 8 कर दिया, क्योंकि स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर काउंट करता है। तो आप यहाँ पर अगर स्पेस को डिलीट कर देंगे, यानी दोबारा मैंने इसको रिमूव कर दिया स्पेस को, देखें रिमूव किया मैंने, रिमूव करने के बाद जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखें क्या आंसर दे रहा है, दोबारा 7 दे रहा है, यानी टोटली इस वक्त ब्लैंक रिकॉर्ड हो गया है। अच्छा, अगर इसी तरह से मैं इस जगह पे अगर ब्लैंक करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 40 इसको मैंने ब्लैंक किया तो देखिए आंसर क्या दे रहा है, तो यहाँ पर भी आंसर 7 दे रहा है। यानी काउंट और काउंट ए ब्लैंक रिकॉर्ड को काउंट नहीं करते, जहाँ पर ब्लैंक होगा उधर उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। तो अब अगर आप ये देखें कि हम अगर इधर देखें तो हमें लगेगा कि इसका काम सिर्फ काउंटिंग करना ही है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी जो आपके प्रॉब्लम्स होती है उसमें यूज़ होता है। यानी ये फंक्शंस का इस्तेमाल लॉजिकली जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक्सेल में चले जाते हैं आगे, आपको लॉजिक्स पता लग जाती है, तो इन्हीं फंक्शन को यूज़ करते हुए आप बड़े बड़े काम आप
कर सकते हैं इन्हीं फंक्शन से, ठीक है। फिर एक फंक्शन है काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक रिकॉर्ड काउंट करता है। इसमें तो उसने फिल्ड रिकॉर्ड काउंट किए थे ना कि कितने रिकॉर्ड फिल्ड हैं। अब यहाँ पर क्या है, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या कर रहा है, अगर देखें मैंने लिखा काउंट और लिखा काउंट ब्लैंक और काउंट ब्लैंक के अंदर मैं काउंट करता हूँ कि काउंट ब्लैंक कितने ब्लैंक रिकॉर्ड हैं, तो देखिए इसमें कितने ब्लैंक रिकॉर्ड है, एक है, तो इसने 1 दे दिया। तो काउंट इसने किए 8, काउंट इसने किए 7 रिकॉर्ड्स काउंट ए से, और ब्लैंक रिकॉर्ड कितने, 1, ठीक है। तो 1 अगर आपने इसको फिल कर देंगे, फर्स्ट कहने में इसमें डेटा डाल दिया तो देखें इसको 0 कर देगा, ठीक है, और उसको वो 8 कर देगा। तो इसलिए हम काउंट ब्लैंक से भी हम सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को जो ब्लैंक होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। फर्स्ट कहने के लोगों ने आज रिपोर्ट करनी थी, आज जिन रिपोर्ट कर दी उनके नाम हम डालते चलिए, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की उनका रिकॉर्ड ब्लैंक है। तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तक 7 लोगों ने रिपोर्ट कर दी और एक ब्लैंक, एक आपके पास जो है वो इस वक्त रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो इस वक्त ब्लैंक है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो है काउंट इफ़। ये हम एडवांस एक्सेल में पढ़ते हैं, ये लीजिए इसको भी हम कहते हैं बेसिक फंक्शन है एक तरह से। तो काउंट इफ़ जो है कंडीशनल काउंट करता है, यानी ये जो जितने भी काउंट है, काउंट ब्लैंक है, ये सिंपल काउंटिंग करते हैं, सिंपल काउंटिंग, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। लेकिन इस काउंट के अंदर क्या है, काउंट के अंदर इफ़ भी लगा हुआ है। अगर मैं लिख चाहता हूँ कि जी मैं लिखूँ काउंट इफ़, काउंट करे अगर क्या, मैं कहता हूँ कि इस रेंज में, ये जो रेंज है, इस रेंज में वो सारे रिकॉर्ड जो कि आपके कॉमा लगा के, और मैं कहता हूँ ग्रेटर देन है, कितने ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 70 है, और कोटेशन ओवर। यानी यहाँ पर आप जो भी ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, वो आप कैसे लिखेंगे वो आप लिखेंगे कोटेशन में। अमूमन हम जब किसी लैंग्वेजेस वगैरह में काम करते हैं तो हम इनको जितने भी रिलेशनल, इनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, कोटेशन में यूज़ नहीं करते। लेकिन एक्सेल के अंदर आपको ये कहता है कि जब भी आप कोई यानी लगाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कोटेशन में लिखेंगे। तो मैंने कहा वो सारे रिकॉर्ड जो ग्रेटर देन 70 है, आप किस रेंज में, इसमें वो बता दें। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो दे रहा है सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स आपके ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 70 हैं। आप देखें ये 70 है, ग्रेटर देन, यस, एक, और देखें ये सब और दूसरा कौन था, 90। तो कितने रिकॉर्ड्स आपके आ गए, 2 रिकॉर्ड्स आ गए जो ग्रेटर देन 70। अगर इसी को मैं चेंज करूं और मैं कहूं वो रिकॉर्ड जो लेस देन 70 हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो देखें एंटर करें तो कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो लेस देन 70 हैं। कैसे, ये लेस देन 70 नहीं, ये लेस देन 70 है, यस, 1 2 3, ये भी लेस देन 70, 3 हो गए, 4 5 और 6। तो आपके कितने रिकॉर्ड लेस देन 70 हैं, 6 रिकॉर्ड लेस देन 70 हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशनल काउंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अल्फ़ाबेट पे भी काउंट लगा सकते हैं। अगर मैं इस रेंज को चेंज कर दूं और रेंज करके मैं ये कहूँ कि जी वो बताइए कि इस पूरे इसमें कौन से ऐसे नाम हैं जो मैच करते हैं अली को, ठीक है, जो अली को मैच करते हैं। तो देखें इसमें कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो अली को मैच करता है, नहीं, 0 रिकॉर्ड, कोई भी अली को मैच नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अली लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा, ये अली लिखा, एंटर किया, तो कितने रिकॉर्ड्स आ गए, एक रिकॉर्ड ऐसा है जो कि अली को मैच कर रहा है, देखें, ये देखें। और अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आप लिख देते हैं, लेट से कि मैं यहाँ पर भी अली लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जी अब ये बताइए कि कितने रिकॉर्ड्स हैं जो अली को मैच करते हैं, तो देखिए 2 रिकॉर्ड्स आ गए जो अली को मैच करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल काउंट भी काउंट इफ़ के अंदर नंबर्स को भी काउंट कर सकते हैं कंडीशन लगा के, और हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट को भी काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको जो पढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसको पढ़ें, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये आपके कहलाते हैं, ये हम एडवांस एक्सेल में पढ़ते हैं। इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं इक्वल टू, इसको करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है ग्रेटर देन और लेस देन। जब आप ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन कर देंगे तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये कभी भी इक्वल टू का साइन पहले नहीं आएगा, हमेशा पहले ग्रेटर देन आएगा एंड देन इक्वल टू आएगा, हमेशा लेस देन आएगा फिर इक्वल टू आएगा। तो इसको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स।
ठीक है। तो ये हम आगे चल के एक्सेल के अंदर जो एडवांस एक्सेल हम शुरू करेंगे उसमें इफ़ कंडीशन के साथ हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया कि जी आप कोटेशन में सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसमें अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करेंगे, बट इसको कोटेशन मार्क में इनक्लोज करना होगा, सही। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब देखें ये तो हो गए हमारे फंक्शंस कि जी हमारे फंक्शंस हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको एक्सेल में बताई थी कि यहाँ पर जब मैं इसको, ये देखें यहाँ पर ये कहता है 79.67, जब मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा था तो इसने इसको क्या किया, 80 कर दिया था, ठीक है। इसने इसको क्या कर दिया था, 80 कर दिया था। यानी जब मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा था तो उसने इसको क्या किया था, 80 कर दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि आप मुख्तलिफ फंक्शन के साथ इनको चेंज करते हैं। अब देखें जैसे ये 69.33 है, अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो देखें, इसको मैं अगर डिक्रीज़ करूँगा तो देखें ये इसको कभी भी जो है वो 70 नहीं करेगा, क्योंकि ये 0.50 से वैल्यू कम है, ठीक है। तो मैंने आपको इसका उन लेक्चर्स में बताया था जब हम परसेंटेज को डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो इनके ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि इनको हम इन पे काम करने के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि देखें ये हमने एक फ़ंक्शन यूज़ किया आपका, ये देखें ये वैल्यूज़ क्या लिखी हैं, ये वैल्यूज़ लिखी हैं आपकी। ये मैंने आपको चंद यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ दी वो मैंने आपको दे दी वैल्यूज़, वो ये वैल्यूज़ मैंने आपको दी हैं जो वैल्यूज़ आपकी इस वक्त वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एक्सेल जो नॉर्मल काम करता है वो ये काम करता है, यानी वो कहता है 87.992 को उसने क्या किया, उसने इसको 88 कर दिया। यानी अगर आपके पास ये वैल्यू है 87.92 तो उसने इसको क्या किया, 88 कर दिया, फॉरवर्डली कर दिया। यानी उसको 87.92 को 88 पे ले गया, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। इस यहाँ से 87.49 है, तो देखें इसने इसको क्या रखा, इसको देखिएगा कि अगर 87.49 वैल्यू है तो उसको उसने 87 ही रखा, और अगर 87.20 है तो उसको भी 87 ही रख रहा है, और अगर 87.50 है तो उसको 88 किया। यानी इसने दो वैल्यूज़ को 88 किया, जो 50 या 50 से ज़्यादा थी उसको उसने 88 पे राउंड किया, लेकिन जो 50 से कम थी यानी 49 या 20 जो थी उसको उसने 87 पे। ये एक्चुअली काम करता है आपका एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि अभी टोटल में कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये वाला जो काम है ये एक्सेल करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको अपनी मर्ज़ी से राउंड कर रहे हैं, तो देखिए मैं अगर ये कहूँ आपसे कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी, चाहे वो 87.92 हो या 87.49 हो या 87.20 हो या 87.50, सबको फॉरवर्डली राउंड कर दें, यानी हाईएस्ट पे जाके राउंड कर दे। 92 वाले को भी 88 कर दे, 49 वाले को भी 88 कर दे, 20 वाले को भी 88 कर दे, 50 को भी 88 कर दे, ठीक है। तो और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मेरे पास वैल्यू 87.92 है तो भी इसको 87 पे राउंड करें, यानी लोएस्ट नंबर पे राउंड करें, या हाईएस्ट नंबर पे राउंड करें या लोएस्ट नंबर पे राउंड करें। तो उसके लिए जो फंक्शन हमने यूज़ किया वो है राउंड अप और राउंड डाउन। यहाँ देखिए मैंने फंक्शन यूज़ किया, मैंने लिखा राउंड अप, ठीक है, राउंड अप D26, (0), यानी इसमें डेसिमल नहीं चाहिए मुझे, (0). तो जब मैंने कहा राउंड अप का मतलब जो भी वैल्यू है 0.90 को उसको अप साइड पे राउंड करे, 87.49 को भी अप साइड पे राउंड करे, 87.20 को भी अप साइड पे राउंड करे, 87.50 को भी अप साइड पे राउंड। तो हम ये फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, राउंड अप। मैंने ऊपर लिख भी दिया आपको, इसको नोट कर लीजिएगा, राउंड अप D26, यानी ये वैल्यू है और उसको (0). 0 का मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो उसने इसको क्या किया, फॉरवर्डली राउंड किया। तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे राउंड अप। तो राउंड अप किसी भी वैल्यू को हमें जब फॉरवर्डली राउंड करता है, मतलब सबको ग्रेस पॉइंट्स दे के आगे ले जाएगा। और अगर इसी का रिवर्स है राउंड डाउन, ROUND, राउंड डाउन में यही वैल्यू मैंने कहा कि जी सिंटेक्स वही था, सिर्फ मैंने फंक्शन चेंज किया और मैंने कहा जी राउंड डाउन साइड पे राउंड किया। तो देखिए इसने सबको डाउन साइड पे राउंड कर दिया। तो ये हम एडवांस एक्सेल में फंक्शन पढ़ते हैं। ये आपको मैंने फंक्शंस की ये सिंपल फंक्शन ऊपर वाले बताए थे, और ये मैंने फंक्शन बताए थे जिनकी मदद से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। फंक्शन बहुत सारे हैं और हर फंक्शन का अलग काम है। तो आप जिस वक्त आप एक्सेल पढ़ते हैं तो इन फंक्शंस को देखते हैं आपके कि कौन से फंक्शन आपके एप्लीकेशन में यूज़ होंगे, या आप पढ़ते जाते हैं आपको पता होता है हाँ राउंड अप भी एक फंक्शन है, राउंड डाउन भी एक फंक्शन है, ट्रंक भी एक फंक्शन है। तो आपको क्या हो जाता है कि आप जो है अराउंड भी एक फंक्शन है, तो आपको क्या हो जाता है कि आप आराम से जो है ना वो चीज़ों को गेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए राउंड फंक्शन मैंने यूज़ किया है। तो राउंड क्या करता है, वो नियरेस्ट होल नंबर पर राउंड करेगा, जो 0.50
और उससे बढ़ते हुए नंबर होंगे उनको फॉरवर्डली राउंड कर देगा, जो 0.50 से कम होंगे उनको ये लेस नंबर पे राउंड कर देता है। तो यहाँ एक्सेल इस तरह से काम कर रहा है। तो ये फंक्शंस हमारे जो है ना, उनकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि फंक्शंस को जब हम यूज़ करते हैं इसी उससे यूज़ करते हैं और उनका इस्तेमाल इसी तरीके से, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, ये आज का जो हमारा अभी जो लेक्चर हमारा है उसमें मैंने आपको फंक्शंस का, इन फंक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया है। आपने ये वाली चीज़ें तो करनी है, इनको तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये वाले जो फंक्शंस हैं, ये राउंड अप और राउंड डाउन, ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताई हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हम फंक्शंस को आगे जा कर के मुख्तलिफ़ फंक्शंस को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ करेंगे, और मुख्तलिफ़ फंक्शंस को हम जो है वो यूज़ करते हुए अपनी जो हमारा जो शीट है उसके ऊपर हम मल्टीपल किस्म की जो आउटपुट ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस पर मज़ीद अपना काम करें। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मज़ीद इसी एप्लीकेशन को हम आगे लेके चलेंगे और आगे आपको बताएंगे कि इसको मज़ीद कैसे हम यूज़ करना है आपने। तो अब आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।